तो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। आज की अपनी फर्स्ट क्लास और कंटिन्यू वन बाय वन क्लास टॉपिक वाइज रहने वाली है। अपना फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है डायलिसिस। डायलिसिस का फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है अपना। इसके अंदर अपन क्लिनिकली स्कैनेरियो बेस्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो नॉट सेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको स्पेशली नॉट सेट बैच लेके आया हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो यूट्यूब के ऊपर मिलने वाला है। 400 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का थ्योरी, ठीक है। इसके साथ ही आपको एमसीक्यू बैच भी रहने वाला है, जो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा। वो अपना रहेगा व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट नंबर है मैं दे रखा हूँ इसके अंदर, जो 9530230676 जो मेरे आईडी के अंदर दे रखे, बिल्कुल ठीक है ना। और अपनी ये क्लास फर्स्ट रहने वाली है। अपन देख लेते हैं, चलो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं डायलिसिस का इंडिकेशन का क्या होता है और बेसिक्सली का यूज किया जाता है ना। तो उसके बारे में अपन मोस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन गोल्डन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पार्ट। देखो, एब्सोल्यूट बेसिक्स एंड इंडिकेशन की बात की अपने, तो देख लेते कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर निमोनिक फॉर डायलिसिस क्या रहने वाला है, AEIOU। AEIOU क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर? जैसे कि ए मींस होता है एसिडोसिस, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ठीक है। और आई का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन, ओ का मतलब होता है ओवरलोड, और यू का मतलब होता है यूरेमिया। क्लियर। बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस है, इमरजेंसी डायलिसिस, वो क्या रहने वाला अपना रिफ्लेक्टरी हाइपरकैलेमिया। क्लियर। अगर अर्लीस्ट इंडिकेशन पूछ लिया जाए कि भाई एक ही कंडीशन के अंदर, वो भी रिफ्लेक्टरी हाइपरकैलेमिया ही रहेगा। रिफ्लेक्टरी क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर? जिसका फंक्शन बार बार देखने को मिला हाइपरकैलेमिया का, है ना। अपन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी पढ़ेंगे, जो अपन कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और जो दोस्त को शेयर कीजिए जो नर्सिंग ऑफिसर नॉट सेट की तैयारी करता है स्पेशली, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या इंडिकेशन करना होगा, है ना। सीकेडी पेशेंट का है, अगर सीकेडी यानी क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उसके अंदर अपना रहने वाला है सिम्टम ऑफ यूरेमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद उसका देखने मिलेगा भाई डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा भाई सीकेडी पेशेंट के अंदर, ठीक है। मोस्ट रिलायबल बायोकेमिकल मार्कर क्या रहने वाला है अपना डायलिसिस एडिक्वेसी को चेक करने के लिए, वो रहने वाला है KT/V, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक यूरिन आउटपुट है जो 200 ml से डिग्रीज लेवल देखने को मिला अपन को। कितने से लेवल डिग्रीज देखने को मिला? 200 से डिग्रीज देखने को मिला। यानी अपन कह सकते हैं कि ये किस कंडीशन है, ये एन्यूरिया वाली कंडीशन है। कौन सी? एन्यूरिया वाली कंडीशन है ना। अगर एन्यूरिया वाली कंडीशन के अंदर अपन देखें कि भाई इसके अंदर भी डायलिसिस का कंसीडरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर की यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है। क्या चीज है? यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, है ना। तो देखो नर्सिंग ऑफिसर, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है तो इसके अंदर भी अपन को एब्सोल्यूट इंडिकेशन होगा डायलिसिस करवाने का, ठीक है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि डायलिसिस है जो इंडिकेशन होता है जिसमें सीरम अपने पोटेशियम लेवल जो देखने को मिलेगा 6.5 मिलीक्यूर पर लीटर से ज्यादा है। उसके साथ ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि हाइपर एक्यूट टी वेव देखने को मिलेगी अर्ली फेज के अंदर। उसके बाद एसटी वेव का एलिवेशन देखने को मिलेगा। इसका मीन्स अपन कह सकते हैं कि भाई हाइपर कैलेमिया जो बड़ा हुआ है, और हाइपर कैलेमिया 3 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसका भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल लेवल होता है पोटेशियम लेवल का 3.5 से 5.1 मिलीक्यूर पर लीटर। क्लियर। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन है। इसके अंदर अपन को देख लेते हैं कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो 7.1 देखने को मिलेगा इसका, ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि पीएच लेवल नॉर्मल होते हैं 7.35 से 7.45, ठीक है ना। बट 7.35 से कम है, तो इसका मीन्स मैं कह सकता हूँ कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, है ना। तो देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर कंटिन्यू करते अपन इसी क्लास को। कौन आ गया था बीच में? कोई ना। अब देख लेते कि AIOU का फुल फॉर्म तो देख लिया अपन ने क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई डायलिसिस से जो एब्सोल्युटली कप इंडिकेशन होगा, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जो से अपन एस्प्रिन बोला जाता है, वो टैबलेट होती है, ड्रग्स होती है।
उसका पॉइजनिंग लेवल देखने को मिला अपन को, ठीक है ना। अगर पॉइजनिंग लेवल देखने को मिलेगा तो मैं कह सकता हूँ देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर जो सैलिसिलिक पॉइजनिंग हो जाता है उसके अंदर अपन को एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो भी देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दोनों टाइप का कंपनसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी डायलिसिस करवाना पड़ेगा आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर सिम्टोमेटिकली लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिला तो उसके अंदर अपन कौन सी डायलिसिस करवाएंगे, हीमोडायलिसिस करवाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चल के अपन पार्टी भी पड़ेगी टाइप कितना प्रकार की डायलिसिस होती है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग होता है, जो उसके अंदर भी फॉर्मिपिजोल है जो एंटीडोट देते हैं। उसके साथ में अपन को एंटीडोट के साथ अपन को देना पड़ेगा नर्सिंग ऑफिसर की डायलिसिस, ठीक है ना। तो देखो डायलिसिस का ये देना पड़ेगा फॉर्मिपिजोल जो एंटीडोट होता है एथेनिल ग्लाइकोलोन का, और डायलिसिस के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मेथनॉल पॉइजनिंग है उसमें डायलिसिस देनी पड़ेगी जब विजुअली आपको सिम्टम अपेयर हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ओलिगोयूरिया है जो 6 घंटे से ज्यादा देखने को मिले, यानी ओलिगोयूरिया को अपन डिफिनेशन मान सकते हैं कि अगर पर घंटे पर केजी के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को यूरिन आउटपुट जो 0.5 ml से डिग्रीज है, यानी अपन कह सकते हैं कि इसको डायलिसिस करवाना होगा, ठीक है। ये देखो ओलिगोयूरिया का आप डेफिनेशन ध्यान रखना कि ओलिगोयूरिया का डेफिनेशन क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि इसके अंदर भी 6 घंटे से ज़्यादा है तो उसके अंदर एके थर्ड स्टेज माना जाएगा और डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एके क्या होता है, नीड होता है डायलिसिस कब होता है, सेप्सिस। अगर सेप्सिस वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है यानी इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट में तो उसके अंदर भी अपन को करवाना होगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई सीकेडी पेशेंट है उसके अंदर आपको पेरिकार्डियली फ्रिक्शन रब देखने को मिला जब हार्ट साउंड मेजरमेंट करेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अपन को इमीडिएट डायलिसिस इसमें करवानी पड़ेगी। तो कौन सा साउंड देखने को मिलेगा उसके बाद करवाना होगा, तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब साउंड देखने को मिलेगा। स्टेथोस्कोप से मेजरमेंट करना होगा, असेसमेंट करना होगा, उसके बाद करवानी होगी। अब बात करते हैं डायलिसिस है जो किसको इंप्रूव करती है, तो डायलिसिस इंप्रूव करती है प्लेटलेट डिसफंक्शन को। क्यों क्यों करती है, क्योंकि देखो अपन को सीकेडी कंडीशन के अंदर अपने यूरेमिया सिम्टम देखने को मिले थे तो वो यूरेमिया सिम्टम को इंप्रूव करेगी और प्लेटलेट्स फंक्शन भी बढ़ जाएगी, है ना। तो देखते हैं कि डायलिसिस से जो इंडिकेशन कहाँ पे होगा, जो फ्लूइड ओवरलोड होता है उसके अंदर करवाएगा। फ्लूइड ओवरलोड का पहले ट्रीटेबल होगा जैसे कि डायरेटिक दे दी, ठीक है ना। डायरेटिक से भी अनरिस्पॉन्सिव वाली कंडीशन हो रही है नर्सिंग ऑफिसर्स तो अपन को वॉल्यूम ओवरलोड है उसको अपन करवाना होगा किससे, डायलिसिस से, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूरेमिया इंसिपिलोपैथी होती है जो बीबीबी होती है, ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर जाती है यूरेमिक वाली कंडीशन, उसके अंदर अपन को डायलिसिस करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ये सीकेडी पेशेंट है उसके स्टेज के अंदर अपन को प्रिपरेशन करनी है डायलिसिस की, ठीक है। तो उसको किस स्टेज के अंदर करवाना होगा, तो स्टेज नंबर 4 जिसके अंदर ईजीएफआर लेवल ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट इसको 30 ml से कम है तो अपन उसको मान सकते हैं कि भाई इसके अंदर स्टेज 4 है और इसके अंदर अपन को डायलिसिस करवानी होगी। अब इनिशिएटिव कब करवानी है डायलिसिस देख ली जाए कि देखो डायलिसिस इनिशिएट करवानी अगर जीएफआर लेवल जो 10 से कम है, अगर स्टेबल पेशेंट है, वो देखो अनस्टेबल वाली बात की थी अपन ने, ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं कि डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी यूज की जाएगी डायलिसिस क्योंकि देखो सिम्टम अर्ली कंडीशन के अंदर अपेयर होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के उसके कारण। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है जो डायलिसिस के अंदर रहने वाला है जो अपना रहेगा कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट सॉरी डिसीज, है ना। जो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एमआई आ जाएगा, है ना। एमआई क्यों आएगा, कार्डियक अरेस्ट वाली सिचुएशन के कारण कि पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा और हार्ट है जो कंपनसेशन होता है और डायलेशन होता है जो पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम इन तीनों का रोल रहता है हार्ट के अंदर, क्लियर।
बात करते हैं नेक्स्ट की मेटफॉर्मिन एसोसिएट लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जो एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स होती है। जो इसका साइड इफेक्ट की बात करें अपन तो लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा अपन को, इसके अंदर अपन को डायलिसिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब जब एसिड बढ़ता है जब डायलिसिस अपन को करवानी पड़ती है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर रेयर वाली सिचुएशन के अंदर अपन को डायलिसिस करवानी है तो कौन सी ड्रग रहने वाली है, तो रहने वाली एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन है जिसके अंदर रेयर यूज की जाएगी डायलिसिस। रेब्डोमाइलिसिस को मैं आपको बता देता हूँ कि रेब्डोमाइलिसिस जो किसका साइड इफेक्ट है, तो ये साइड इफेक्ट होने जा रहा है स्टेटिन ड्रग्स का। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि एटोरवास्टेटिन होती है ना, जिन ड्रग्स के पीछे स्टेटिन लगा हुआ है उनका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा रेब्डोमाइलिसिस। बात कर लेते हैं कि इसके अंदर भी अपन को रिफ्रैक्टरी वाली टाइप की हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी आपको करवाना होगा डायलिसिस। ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम होता है, इसके अंदर आपको डायलिसिस करवाना होगा। क्यों करवाना होगा, पूछ ले जाए कि भाई ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम के अंदर डायलिसिस क्यों करवाते हैं, तो क्यों करवाते हैं तो उसका राइट आंसर रहने वाला है सीवियर टाइप का हाइपरफॉस्फेटेमिया, नहीं फॉस्फेट लेवल है जो सीवियर टाइप का बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट कॉमन AKE, जिसके अंदर अपन को डायलिसिस क्यों करवानी है, तो क्यों करवानी है नर्सिंग ऑफिसर, उसके अंदर इस्चेमिक टाइप का ATN देखने को मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर डायलिसिस क्यों करवानी है, और करवानी है तो उससे पहले अपन क्या मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो अपन को RT करवानी होगी, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर अपन को वेन लेवल यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है जो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा 50 mg/dl से ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग अपन को ये जो डिसीजन लेना उसके बाद अपन को डायलिसिस स्टार्ट करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइमरी मॉडलिटी ऑफ ICU के अंदर AKI का जो सिचुएशन है उसके अंदर ICU के अंदर अपना ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, तो वो CRRT रहने वाला है। ये भी टाइप ऑफ डायलिसिस होता है, ठीक है ना। CRT जो प्रीफर करते हैं जो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर स्टेबल पेशेंट है तो उसमें क्या करना होगा, स्टेबल पेशेंट के अंदर आपको जो ISD देना होगा, ये भी डायलिसिस का टाइप है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की HLED, ये डायबिटिक अपने डायलिसिस का टाइप है, ठीक है ना। इसके अंदर हाइब्रिड मॉडलिटी यूज की जाएगी जब पेशेंट क्रिटिकली इल है, उसके साथ में माइल्ड लेवल का अनस्टेबिलिटी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें देना होगा आपको, तो ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन डायलिसिस मेम्ब्रेन मटेरियल कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला है पॉलीसल्फोन। कौन सा रहेगा नर्सिंग ऑफिसर, पॉलीसल्फोन, ठीक है। लार्जेस्ट कॉज ऑफ डायलिसिस हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा डायलिसिस हाइपोटेंशन, अगर डायलिसिस के कारण हाइपोटेंशन देखने को मिला तो देखने को मिलेगा कि भाई एक्सेसिवली टाइप का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिला, उसके कारण देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमनली ड्रग्स है जो कौन सी देते हैं डायलिसिस के टाइम, तो वो देते हैं हिपेरिन जो रूटीनली यूज की जाएगी अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो, ठीक है ना। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो जो रूटीन यूज नहीं की जाएगी, तो इससे देखो हिपेरिन के कारण एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती है, इसके कारण ब्लड रिस्क बढ़ जाता है, तो अपन को रिस्क बढ़ गया, ब्लडिंग होगा बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर अपन को क्या नहीं देना है, हिपेरिन नहीं देना है, ठीक है ना। हिपेरिन नहीं देना है तो कौन सी देगी अपन, हिपेरिन फ्री डायलिसिस देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक DDES सिंड्रोम होता है, डायलिसिस डिसक्योप्रोम सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर की रेपिडली ये जो यूरिया होता है उसका शिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है ना, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, ठीक है। उसके कारण है DDES सिंड्रोम देखने को मिलेगा आपको। इसको प्रिवेंशन करना है तो नर्सिंग ऑफिसर आपको प्रायोरिटी रोल ध्यान रखना होगा, PNR प्रायोरिटी नर्सिंग रोल, है ना। तो वो रहने वाला है, अपन को स्टॉप नहीं करना है, स्लो डायलिसिस करना है, उसके साथ आपको मैनिटोल देना है। कौन सा देना है, मैनिटोल, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करने वाले हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास है जो सेकंड क्लास रहने वाली है, जो पार्ट सेकंड रहेगा डायलिसिस का, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ डायलिसिस कौन कौन सी देखने को मिलेगी, क्या क्या यूज होता है। अच्छे ढंग से पढ़ने वाले अपन 400 टॉपिक को। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक फॉर ऑल।